देश हित में सबसे पहले बात करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रण की। यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज हत्याकांड पर दुख जताते हुए साफ किया कि उत्तर प्रदेश में माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके भाषण के दौरान उन्हें कई बार टोका। दोनों के बीच बेहद तीखी नोकझोंक हुई और बात दूर तक चली गई। शूटिंग हो रही है, बम चल रहे हैं, कर्म तो तुम्हें करना चाहिए। सबसे पहले आप जीरो टॉलरेंस से शुरू करें। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी। शूटिंग हो रही हो, बम चल रहे हो, क्या कोई फिल्म की शूटिंग के लिए आप ये करवा रहे हैं क्या? ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? किसी भी पार्टी का रहा हो बताइए, अपराधी नहीं हो, किस पार्टी का था? जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है। आखिरकार ये सरकार कर क्या रही है? ये डबल इंजन कहां घूम रहे हैं? वो माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड का मामला उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ऐसा गूंजा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी ने जैसे ही योगी सरकार पर ऊंची आवाज में प्रहार किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की ओर देखते हुए साफ किया कि यूपी में माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। हालांकि अखिलेश यादव ने फिर आपत्ति उठाते हुए कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ कैसे कह सकते हैं कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आखिरकार ये सरकार कर क्या रही है? ये डबल इंजन कहां घूम रहे हैं? और सिक्योरिटी का फेलियर, आपका इंटेलिजेंस फेलियर, कमिश्नरेट बता रहे हैं, कमिश्नरेट से लॉ एंड बेहतर होगा। केवल एक शहर की घटना नहीं है। यूपी विधानसभा के हालात इतने गंभीर हो गए कि सदन के स्पीकर को खुद बीच बचाव के लिए सामने आना पड़ा। अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। सच नहीं है वो, आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, आपने जो बात कहनी है अपनी बात कहिएगा। सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि आप अपराधियों को पालेंगे और फिर तमाशा बताते हैं आप लोग। आप अपराधियों को पालेंगे। प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो बताइए, अपराधी नहीं था, किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। योगी आदित्यनाथ राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद भाषण देने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन अखिलेश यादव उन पर लगातार आरोपों की बौछार करते रहे। यही नहीं, सदन से बाहर आकर भी यूपी सरकार पर उन्होंने जुबानी हमला बोला। उत्तर प्रदेश में इस तरह का गोली चलना, बम चलना, गैंगवार की तरह दिखाई देना, ये सरकार पूरी तरीके से असफल हुई है। सरकार के कानून व्यवस्था संभालने की कोई सीमा नहीं बची। ये जो जीरो टॉलरेंस कहते हैं, क्या गोली चलना जीरो टॉलरेंस है? योगी आदित्यनाथ ने सदन के भीतर अपनी सरकार पर लगे आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि सारा प्रदेश जानता है कि माफिया को किसने पाला। ने कल एक कृत्य किया है, वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने किया था।
सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयागराज की घटना पर दुख जताते रहे और कहते रहे कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाएंगे। माफिया कोई भी हो, सरकार की 0 की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। योगी राज में माफियाओं पर लगातार शिकंजा कसता रहा है। सीएम योगी यूपी के जनता को कई बार बता चुके हैं कि माफिया जेल में गिड़गिड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि 2014 में समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को अपनी पार्टी का टिकट दिया था। एक जमाने में प्रयागराज में अतीक अहमद की तूती बोलती थी, लेकिन यूपी में बीजेपी सरकार आने के बाद अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हो गए। आपको ये भी बता दें कि अतीक अहमद का 38 साल का आपराधिक रिकॉर्ड है। उस पर 75 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। बिहार से लेकर यूपी तक कई केस भी दर्ज हैं। अतीक अहमद का नाम राजूपाल हत्याकांड में भी आया था। अतीक अहमद पर 17 साल की उम्र में भी हत्या का आरोप लगा था। अब अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर भी चल चुका है। योगी सरकार अब तक 300 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है। फिलहाल अतीक अहमद 2019 से अहमदाबाद की जेल में बंद है। एक और बाहुबली मुख्तार अंसारी भी सालों से जेल में बंद है। मुख्तार अंसारी के दुर्दिन की शुरुआत 2017 में हुई थी, जब प्रदेश में बीजेपी सत्ता में आई और योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद से मुख्तार की मुश्किलें बढ़ती चली गई। मुख्तार को पंजाब जेल से यूपी लाया गया था, तब से वो बांदा जेल में बंद है। मुख्तार की भी करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है या ध्वस्त की जा चुकी है। विकास दुबे जैसे अपराधियों का अंजाम भी आज तक कोई नहीं भूला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको दिखाते हैं उमेश पाल से जुड़े हत्याकांड की वो तस्वीरें जो गवाही दे रही हैं कि कैसे प्रयागराज में करीब 50 सेकंड तक दहशत का माहौल बन गया था। सड़क पर हत्यारे दौड़ रहे थे, बंदूकें लहरा रहे थे, बैग में बम भर कर लाए थे। जी हां, सीसीटीवी ने हत्यारों की कई तस्वीरों को कैद कर लिया है, जो ये बताने के लिए काफी हैं कि ये लोग अब किसी भी हाल में बच नहीं सकते। और अमित शाह इस वक्त पटना में हैं, सीधे आपको वहां पर लिए चल रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पटना पहुंचे हैं। वो पहले एक चुनावी सभा से बनाएंगे पर कमल खिलाएंगे, बिहार में पूर्ण बहुमत की भाजपा। तो गृह मंत्री अमित शाह पटना में संबोधित कर रहे हैं, बीजेपी के लिए वोट देने की अपील कर रहे हैं। लेकिन हम वापस उत्तर प्रदेश लौटते हैं और उत्तर प्रदेश में कैसे उमेश पाल की हत्या की गई, एक एक तस्वीर के जरिए ये करीब से देखिए। पचास सेकंड में सब कुछ खल्लास। सीसीटीवी में हत्याकांड कैद। हत्याकांड की 6 तस्वीरें। एक तरफ यूपी में माफिया और अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसा है, तो दूसरी ओर प्रयागराज में दिल दहला देने वाले हत्याकांड की एक एक तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि अब यूपी में ऐसा कोई हत्याकांड हो सकता है। आज हम आपको हत्या की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो साफ बता रही हैं कि उस वक्त दहशत का क्या माहौल रहा होगा। ये तस्वीरें एक गवाह की जघन्य हत्या की गवाही दे रही हैं। तस्वीर नंबर 1, सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों में एक कार है। उमेश पाल शुक्रवार को कोर्ट गए थे। शाम करीब 5 बजे वो घर की ओर आ रहे थे। उनकी कार रुकती है। उनकी सुरक्षा में मुस्तैद गनर कार का दरवाजा खोलता है। उमेश पाल भी कार की पिछली सीट पर बैठे थे। वो फोन पर बात कर रहे थे कि अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हो जाती है। हमलावर बाइक और कार में सवार होकर वहां पहुंचे थे। उमेश तुरंत बिना समय गंवाए समझ जाते हैं कि उन पर जानलेवा हमला हुआ है। वो अंदर की तरफ दौड़ लगाते हैं। इस बीच उनके गनर को गोली लगती है। वो जख्मी हो जाता है।
4:30 बजे तक ये बराबर हम लोग के साथ कोर्ट में रहे। 10-5 मिनट हम लोग के साथ बैठे, फिर जब बहस खत्म हुई उसके बाद ये कह के गए कि हम लोग घर जा रहे हैं। उन लोगों ने गनर ओनर पे साथ में लेके घर पे। फिर थोड़ी देर बाद हमारे सुशील व्यास जी ने फोन किया इनको, सरकारी वकील जो हमारे हैं, उन्होंने फोन किया तो उनके मोबाइल पे आवाज आ रही थी कि गोली की आवाज चल रही है। फिर उन्होंने कहा मुझसे लगाओ फोन। मैंने फोन लगाया तो भांजा उठाया, जो भी वहां का जो भी सदस्य था, तो मेरा मामा को गोली लग गई, हम लोग अस्पताल लेके जा रहे हैं। तस्वीर नंबर 2। सीसीटीवी की दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक हमलावर सड़क के दूसरी ओर खड़ा है। यहाँ ट्रैफिक जाम हो गया है। इस शख्स के हाथ में बंदूक है। यहाँ दहशत का माहौल है और अफरा तफरी मची हुई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक यह हमलावर 4 से 5 बताए जा रहे हैं। इन्होंने उमेश पाल को चारों ओर से घेर लिया था। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों में जैसे ही उमेश पाल घर की ओर भागते हैं, साथ ही उनका गनर जान बचाने की कोशिश में घर के अंदर घुसता है। अपराधी घर के अंदर ही एक बैग से निकालकर बम मारने लगता है। सीसीटीवी में कैद चौथी तस्वीर में बम से हुए हमले के बाद ये गनर जमीन पर गिर पड़ता है। वो बुरी तरह जख्मी हो चुका है। कैमरे में देखा, तुरंत भागा। यहाँ पूरा धुआं था। सामने पूरी घटना। तस्वीर नंबर 5। सीसीटीवी में कैद इस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि उमेश पाल कार छोड़कर घर की ओर जैसे ही दौड़ लगाते हैं, उन पर हत्यारे ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगते हैं। इनका इरादा साफ था कि किसी भी हाल में उमेश पाल कल का सूरज न देख पाए। इस बीच सीसीटीवी की इस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि शूटर दुकान में भी खड़े होकर बात कर रहा है, लेकिन मौके की तलाश में अब अपने टारगेट की तरफ बढ़ने लगता है। आखिरकार प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह की बदमाश हत्या कर देते हैं। यही नहीं, गोलीबारी में गनर की भी मौत हो गई। पुलिस अतीक अहमद से जेल में अब पूछताछ करेगी, जबकि यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने भी इस हत्याकांड पर बयान दिया है। कुछ इस तरह जांच हो रही है और इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दूध का पानी का पानी होगा। पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और अंत तक हम लड़ाई लड़ेंगे। सरकार किसी भी दोषी को इसमें छोड़ेगी नहीं और ये हमारे लिए चुनौती है। हम इसको स्वीकार की है। एक एक अपराधी को सजा दिलाना हमारा कर्तव्य है और हम दिलाएंगे। प्रयागराज से मोहम्मद गोफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात डी कंपनी। डी कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम, वो नाम जिसने भारत के खिलाफ कई साजिशें रची, जिसने भारत को दहलाने की कई बार कोशिशें की। अब उसी दाऊद इब्राहिम पर शिकंजा कसने के लिए एनआईए की टीम इस वक्त दुबई में है। अधिकारियों की टीम दुबई क्यों गई, इसके पीछे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में विस्तार से आप जानिए। दुबई में डी कंपनी पर कसा शिकंजा। एक्शन में एनआईए। दाऊद इब्राहिम के अंडरवर्ल्ड से जुड़ी काली दुनिया का सच खोजने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एनआईए की टीम दुबई पहुंच चुकी है। एनआईए के 5 अफसरों की टीम इस वक्त उसके संदिग्ध वित्तीय लेन देन के बारे में एक एक जानकारी हासिल कर रही है। आपको बता दें कि इस टीम में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIU और नशे के खिलाफ काम करने वाली यूनिट NCB के अफसर भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक डी कंपनी पर बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। डी कंपनी से जुड़े सदस्य एक लंबे समय से हवाला के जरिए दुबई से भारत में टेरर फंडिंग और ड्रग्स तस्करी को अंजाम देते रहे हैं। ऐसे में एनआईए के साथ FIU और NCB के अधिकारी दुबई पहुंच इस पूरे टेरर नेटवर्क और ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क की कमर तोड़ने के मिशन से दुबई भेजे गए हैं। भारत में तस्करी, नार्को, आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी फंडिंग, किडनैपिंग, सुपारी किलिंग जैसे कई आपराधिक मामलों में डी कंपनी का नाम आता रहा है। देश के दुश्मनों को अब भारत दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसे किसी भी हाल में बख्शना नहीं चाहता। आतंकियों को पालने के लिए डी कंपनी और उसके गुर्गे टेरर फंडिंग करते रहे हैं। हवाला फंडिंग के जरिए दुबई से भी पैसा आता है। पाकिस्तान से दुबई के रास्ते भी पैसे भेजे जाते हैं।
मैं समझता हूं कि टेररिस्ट को अगर तोड़ना है तो सबसे पहले उनकी फाइनेंस की लाइन को तोड़ना चाहिए और पैसे की जो सप्लाई है, मनी सप्लाई है, उसको तोड़ना चाहिए। उस काम में FIU जो शामिल हुई है ये यही पर्पज़ है। तो इनका तीनों का मेल जोल होना ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले भी पिछले साल 5 नवंबर को NIA ने टेरर फंडिंग के ही एक मामले में डी कंपनी पर चार्जशीट दायर की थी। NIA ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि डी कंपनी ने भारत विरोधी साजिश के लिए दंगा गैंग बनाया है और उनके निशाने में देश के बड़े नेता और दूसरी हस्तियां भी हैं। डी कंपनी के खिलाफ बीते 3 महीनों में ये NIA का दूसरा बड़ा एक्शन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे आपको पटना लिए चल रहे हैं, जहां पर इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। बहुत ठीक तरीके से सोच समझकर रामधारी सिंह दिनकर ने सहजानंद स्वामी जी के लिए कही और आज यही सहजानंद स्वामी का बिहार प्रदेश जिस प्रकार की गर्त में जा रहा है, इसको बाहर निकालने के लिए हम सब ने इकट्ठा होकर संघर्ष करना है। मित्रों, आज बिहार के अंदर जिनका पूरा जीवन जेपी से लेकर आज तक कांग्रेस का विरोध करते हुए गया, वो नीतीश बाबू केवल और केवल प्रधानमंत्री बनने के लोभ में सोनिया जी की शरण में जाकर बैठे। जिस नीतीश बाबू ने उस वक्त जनता पार्टी तोड़ी, क्यों? क्योंकि लालू जी की जातिवादी राजनीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी। वही नीतीश बाबू आज फिर से प्रधानमंत्री के मोह में आज लालू की गोद में जाकर बैठे। मैं नीतीश बाबू को पूछना चाहता हूं, नीतीश बाबू, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बिहार के अंदर डेयरी की बहुत संभावनाएं हैं, बिहार के अंदर पानी है, बिहार के अंदर भूमि है, बिहार के अंदर मेहनतकश किसान है। बिहार में अगर ढंग से व्यवस्थापन किया जाए तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य बिहार बन सकता। मगर आप मुझे बताइए, मोदी जी का ये विचार नीतीश जी कैसे करेंगे? क्योंकि पशु चाहिए दूध उत्पादन के लिए और पशु रखोगे तो चारा चाहिए। अब चारा छोड़ने वाले लालू के साथ राज्य का मुख्यमंत्री बैठ गया। किसानों का कभी भला हो सकता है भाई? जरा जोर से बोलिए, हो सकता है? मित्रों, हमने तय करना पड़ेगा। देश भर के अंदर गेहूं की खरीदी MSP से होती है, धान की खरीदी MSP के होती है। बिहार के अंदर क्यों नहीं होती? क्योंकि सरकार उदासीन है, सरकार को किसानों की चिंता नहीं है। मैं आगे बताता हूं कि मोदी जी के समय में MSP से धान और गेहूं खरीदने के लिए बजट को 3 गुना कर दिया गया।